नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के शिक्षा अधिकारी के बैच में आपका स्वागत करता हूं एक नई सुबह के साथ। और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। पुलकेशियन द्वितीय, ठीक है, यही था ना जिसके साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, सॉरी, हाँ मतलब गलती हो गई, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, रात भर में सो नहीं पाया, अफसोस है कि मेरे से कैसे मिस्टेक हो गया। तो पुलकेशियन द्वितीय ने श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी। श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि इसकी थी, जो पर्टिकुलर उपाधि थी। और हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद इसने दक्षिण परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। दक्षिण परमेश्वर की उपाधि, ठीक है। तो हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद पुलकेशियन द्वितीय ने दक्षिण परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इसकी जो मेन उपाधि थी वो थी श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि थी। और वो जो गंगैकोंड चोल उपाधि थी वो राजेंद्र चोल की थी, जो कि चोल वंश का शासक था। और दक्षिण भारत में सबसे मजबूत नौसेना जिसकी थी वो चोल वंश की थी। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसको सही कर लीजिएगा। इतनी बात के लिए प्लीज हमसे गुस्सा मत होइएगा, बुरा मत मानिएगा। और हाँ, किसी ने कहा था सर कि नागार्जुन और नागसेन सेम है। नहीं दोस्त, देखिए किताबें क्या है ना, वो लिखती हैं नागार्जुन और नागसेन सेम है, लेकिन वो गलत है। नागार्जुन जो थे वो कनिष्क के शासन काल में थे ईस्वी में, और नागसेन जो था वो ईसा पूर्व था। तो दोनों कभी सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कांग्रेस अधिवेशन जो था 1907 का, वो रास बिहारी घोष ने किया था, और रास बिहारी बोस अलग है, रास बिहारी घोष अलग है, ठीक है। कई सारी चीजें जो धीरे धीरे इंसान को पता चलती है। उसके साथ साथ किसी ने कमेंट किया था कि सर अगर आप इतना एफर्ट पहले करते तो उसके बाद शांत हो गया था, हो गई थी, मुझे उतना ध्यान नहीं है। मैं उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देता हूँ। उसका कहने का मतलब ये था कि अगर इतना एफर्ट आप पहले किए होते तो आज ऐसा नहीं होता। तो जरा ये बताइए कि हमने क्या एफर्ट नहीं किया। हम आपकी क्लास रेगुलर ले रहे थे, बताइए किसी दिन गैप हुआ हो। और जब एक दिन हमने एफर्ट करने का प्रयास किया, 2.5-3 घंटे का आपको वीडियो दिया, तो फिर आपके ऊपर बर्डन होने लगा कि सर इतनी लंबी वीडियो हम देख रहे हैं, हमें बोरिंग लग रही है, और ये बहुत ज्यादा है, हमारा डाटा खर्चा हो रहा है, तमाम चीजें। तो एफर्ट तो मैं शायद जितना दे रहा हूँ मैं उसको प्रूफ नहीं कर सकता, ना ही दिखा सकता हूँ। ये आप अपने दिल से समझ सकते हैं अगर आप हमसे जुड़े हैं कि मैं वाकई में एफर्ट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि मैं कोई भी क्लासेस, मतलब मैं कोई भी क्लासेस जो है रिकॉर्डेड नहीं दे रहा हूँ, सारी क्लासेस मैं फ्रेश दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आपके लिए। और हाँ, किसी ने कहा था कि आ, अब डाटा खत्म हो रहा है तो कुछ दिन फेसबुक और व्हाट्सएप मत करिए ना, डाटा बचा रहेगा। डाटा खत्म हो रहा है तो डाटा से ही तो आप मुझे देख सकते हैं। कुछ दिन पढ़ाई कर लीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जिस दिन वीडियो दे रहा हूँ आप उसी दिन देखिए। ये वीडियो मैंने क्या कहा, होली की छुट्टी 3-4 दिन रहेगी ना, तो 3-4 दिन में आप इसको देखते रहिए ना, इन वीडियो को, क्या दिक्कत है, वीडियो को देखते रहिएगा। और मुद्दा यह है कि वीडियो के लिए डाटा जा रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं, या तो कहिए फिर मैं पढ़ाऊं ही ना, या तो कहिए इनकम्प्लीट कर दूं। लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं अपने प्रोफेशन के साथ कभी भी, अपने प्रोफेशन के साथ कभी भी मैं दोगलई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा प्रोफेशन, मेरा जो जिसकी वजह से मैं हूँ, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ दोस्त। ये मेरी मेरी नहीं, मेरी फैमिली की आदत है। हम जो भी काम करते हैं ईमानदार रहते हैं। भले हम ना कर पाए तो उस चीज को मना कर देते हैं, पर हम अपने उस आखिरी सांस तक मदद करते हैं। हम भी हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी पढ़ना, हमारे भी काम है, शादी ब्याह सब लगे हुए हैं, आप जानते हैं। लेकिन हम नहीं जाते हैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए। तो डाटा के लिए प्लीज दोस्त कोई इशू मत बनाइए। और ये मेरे से गलती हो गई थी, उसको मैं सही कर लिया हूँ। और बाकी चीजें सही से चल रही हैं। और इतना ज्यादा देखकर आप परेशान मत होइए। मैंने आपको इसलिए छोटा छोटा वीडियो दिया है कि ताकि आप आधे घंटे, 28 मिनट, 32 मिनट का वीडियो देखिए तो परेशान मत होइए, चीजों को बस नोटिस करिए। इसलिए आप सिनॉप्सिस बना रहा हूँ ताकि आप सिनॉप्सिस के रूप में पढ़ते रहिए, ठीक है। और बाकी उम्मीद करता हूँ सुबह आप लोग नाश्ता वगैरह कर लिए होंगे। उसके साथ साथ आपका कल का दिन और परसों का दिन थोड़ा बर्डन वाला रहा होगा, उसके लिए सॉरी। और आप लोग का दिन भी अच्छा जा रहा होगा, चीजें हो भी रही होंगी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या खत्म किया था, एकदम से दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने गुलाम वंश खत्म किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खिलजी वंश। क्या है? खिलजी वंश। अच्छा हाँ, किसी ने हर्षवर्धन की डेट के लिए भी कहा था। तो हर्षवर्धन की डेट देखिए, दोनों कंट्राडिक्शन है। वो 606 से 647 भी मिलती है, और 606 से 648 भी मिलती है, दोनों डेट है। तो इसलिए मैं कह रहा था ना, मैं डेट वगैरह नहीं देता था। लेकिन अब देखिए, दिल्ली सल्तनत की सारी डेटें आपको परफेक्ट मिलेंगी, तो वो कोई मुद्दा नहीं है। आपको कभी ऑप्शन ऐसा नहीं रहेगा कि 600, पहला ऑप्शन मान लीजिए पूछ दिया
कि हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक है, तो ऐसा नहीं देगा कि 606 से 648, 606 से 647, ऐसा कभी नहीं देगा। तो वो चीजों को आप सही कर लीजिएगा। वो 606 से या तो 647 से या तो 606 से या 648 से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है वो है खिलजी वंश, 1290 से 1320 तक। ठीक, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन हुआ था। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला जो वंश था वो खिलजी वंश था। ठीक, और गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमर्स था। तो मैंने क्या कहा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला जो वंश हुआ वो वंश था खिलजी वंश। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसने किया था? बोर्ड की आज दिक्कत हो रही है। किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। हो सकता है ये सवाल आपको पूछ लिया जाए कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। एक मिनट, टॉपिक क्या है दोस्तों? खिलजी वंश। और हमने क्या कहा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला जो वंश था वो खिलजी वंश था। कौन सा वंश था? खिलजी वंश। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की है? खिलजी वंश की स्थापना किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। चलिए, तो गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमर्स था गुलाम वंश का आखिरी शासक। और उसकी हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस वंश की स्थापना की? खिलजी वंश की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम मलिक खिलजी था और इसने कैकूबाद के किलखोरी महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था और इसने किलखोरी को अपनी राजधानी भी बनाई थी। उसके साथ साथ क्या हुआ था दोस्तों कि बलबन के भतीजे मलिक छज्जू का जो विद्रोह हुआ था वो इसी के शासनकाल में हुआ था, जिसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अंत किया। लाइन को ध्यान से सुनते जाइएगा, लिखना अलग मुद्दा है। उसके साथ साथ सिद्दी मौला एक जन थे, उनकी भी हत्या किसने करवाई थी या उनकी हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। लेकिन कभी भी जब आपको सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण किसने किया, तो आप कहते हैं दक्षिण भारत में सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान हुआ वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही शासनकाल में हुआ। भले अलाउद्दीन ने आक्रमण किया, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और यही नहीं, इसने मंगोलों के लिए दिल्ली में मंगोलपुरी नामक शहर की स्थापना भी की थी। तो हमने क्या क्या कहा आपसे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम था मलिक खिलजी। इसने कैकूबाद के किलखोरी महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था और किलखोरी को अपनी राजधानी भी बनाई थी। उसके साथ साथ बलबन के भतीजे मलिक छज्जू का जो विद्रोह हुआ था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही शासनकाल में हुआ था, जिसका अंत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। उसके साथ साथ सिद्दी मौला की हत्या भी जो हुई वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही शासनकाल में हुई। हो सकता है कि ये सवाल में भी आपसे थोड़ा अपवाद है, बहुत ज्यादा डीप है, टफ सवाल है। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि सिद्दी मौला की हत्या निम्न में से किस शासक ने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और मैंने क्या कहा कि इसने दिल्ली में
मंगोलपुरी नामक शहर की स्थापना की थी। इन शहरों को याद रखिएगा, मंगोलपुरी, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, सिरी नामक शहर, तमाम प्रकार के शहर अभी आगे मिलते जाएंगे। तो दिल्ली में मंगोलपुरी नामक शहर की स्थापना करने वाला कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दक्षिण भारत पे जो सर्वप्रथम सैन्य अभियान हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन वो किसके शासनकाल में किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि दक्षिण भारत का जो सैन्य अभियान था, देखिए जैसे गजनबी और गौरी के आक्रमण में डिफरेंस क्या है कि गजनबी भारत को लूटने के लिए आक्रमण किया था और गौरी ने भारत पर शासन करने के लिए आक्रमण किया था। सेम चीज खिलजी और तुगलक वंश का भी डिफरेंस है दक्षिण भारत को लेके। खिलजी वंश के शासकों ने दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान दक्षिण भारत को लूटने के लिए किया और तुगलक वंश के शासकों ने दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान उसको अपने दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए किया। तो दक्षिण भारत का जो सर्वप्रथम सैन्य अभियान हुआ था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही शासनकाल में हुआ था, लेकिन करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको अगर सवाल आया कि दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान किसके शासन काल में हुआ दिल्ली सल्तनत में, तो आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लेकिन अगर पूछा गया कि पहली बार दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान किया किसने था, तब आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। हुआ क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और क्या हुआ कि जब जलालुद्दीन जो था, इसका एक स्टेटमेंट था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त नहीं बहा सकता। समझिएगा, ये अपनी काफी वृद्ध अवस्था में था जब गद्दी पर बैठा था। तो इसने कहा था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त नहीं बहा सकता हूं, जिसके कारण इसको आक्रमण उक्रमण करने का मन नहीं होता था। यही रीजन है कि इसने अलाउद्दीन को आक्रमण करने से मना किया था। अलाउद्दीन ने उनके मना करने के बाद भी, मतलब जलालुद्दीन के मना करने के बाद भी देवगिरी पर आक्रमण किया और देवगिरी को जीत लिया। और देवगिरी जीतने के बाद अलाउद्दीन वापस आकर इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र में रहने लगा। तो हुआ क्या कि पूरी रणनीति बन रही थी सिर्फ जलालुद्दीन को मारने के लिए। तो अलाउद्दीन का एक भाई था जो जलालुद्दीन के दरबार में रहता था। झूठ मूठ का, अलाउद्दीन ने कोई पत्र उत्र नहीं लिखा था, उसने झूठ मूठ का जलालुद्दीन से कहा कि भैया जो है वो काफी डरे हुए, भैया मतलब अलाउद्दीन आपसे काफी डरा हुआ है, क्योंकि उसने आपकी आज्ञा के बिना देवगिरी पर आक्रमण किए और वो चाहते हैं कि आप इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र में जाइए, उनको क्षमा कर दीजिए और वो जितने भी धन लूटे हैं उनको लेकर आप वापस दिल्ली आ जाइए। अच्छा, ये भाई भतीजा था अलाउद्दीन जलालुद्दीन का, तो मोह जग गया। तो जलालुद्दीन अपनी सेना के साथ इलाहाबाद और कड़ा की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जब अलाउद्दीन को ये बात पता चली कि जलालुद्दीन एक बड़ी सेना के साथ आ रहा है, तो अलाउद्दीन ने अपने सेनापति को जलालुद्दीन के पास भेजा और उस सेना ने कहा कि सुल्तान, आप इतनी बड़ी सेना के साथ आ रहे हैं, इसीलिए अलाउद्दीन जो है वो आपसे काफी डर गए हैं, वो काफी डर के छुप गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे चाचा इतनी सेना के साथ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो अभी भी मुझसे गुस्सा है और मेरी हत्या करने आ रहे हैं, इसलिए वो आपसे अकेले मिलना चाहते हैं। और जलालुद्दीन बेचारा मोह में पागल था और उसने अपनी सेना को यमुना के दूसरे पार छोड़कर अकेले यमुना पार करके अलाउद्दीन से मिलने आया। और जब जलालुद्दीन अलाउद्दीन से मिलने आया तो उसी समय क्या हुआ, अलाउद्दीन ने अपने चाचा की हत्या कर दी, इसमें जलालुद्दीन की मृत्यु हो गई और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन ने कहां पर किया था? इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र में। और किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की कुछ खास बातें। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है वो था अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन के बारे में बहुत ही खास बातें। हाँ, याद रखिएगा कि जो पद्मावती पिक्चर में दिखाया गया था वो गलत दिखाया गया था। पद्मावत पिक्चर में दिखाया गया था कि मलिक कफर ने जलालुद्दीन की हत्या की है, वो पूर्ण रूप से गलत था। मलिक कफर को तो ये गुजरात अभियान के दौरान जीतेगा अलाउद्दीन, ठीक है, वो उसमें उस मूवी में गलत था। उस मूवी को तर्क बनाकर आप कंफ्यूज मत होइएगा।
तो मैं कह रहा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये एक नॉर्मल सा शासक नहीं था। कहा जाता है कि अगर अकबर की तरह इसने नया धर्म निकाला होता, तो अकबर महान नहीं होता, अलाउद्दीन महान हो जाता। क्योंकि अलाउद्दीन की जो भी नीतियां थी वो आज की डेट में भी हमारे द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा फॉलो की जाती हैं। जैसे सर्वप्रथम सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत इसने की। सैनिकों में हुलिया प्रथा और घोड़ों में दाग प्रथा का प्रचलन इसी ने किया। उसके साथ साथ जजिया, जकात, खम्स, खराज, अस्र जैसे इसने कर लगाए, घरी कर लगाया, चरी कर लगाया। बाजार प्रणाली को इसने अच्छे भागों में बांटा, जैसे सामान्य बाजार, सराय अदल, दास और मवेशियों का बाजार, सब्जी मंडी, गल्ला मंडी। तो आपको जिस बाजार में जो सामान चाहिए उस बाजार में आप चले जाइए। उसके साथ साथ इसने बाजार की देखरेख के लिए अधिकारी की भी नियुक्ति की। भू राजस्व के लिए इसने चौधरी, मुकद्दम और खुद जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की। भूमि पैमाइश करके राजस्व वसूलने वाला सबसे पहला सुल्तान जो था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और इसके साथ साथ 1303 में इसका जो सरप्रसिद्ध अभियान था चित्तौड़ का रानी पद्मावती के लिए, जिसमें रानी पद्मावती ने किस चीज की, जो कौन सी प्रथा की थी? जौहर प्रथा की थी। और यही नहीं, इसके साथ साथ कोहिनूर हीरे के भी जो इतिहास की भी शुरुआत होगी वो यही अलाउद्दीन से ही चालू होती है। तो अलाउद्दीन का जो वास्तविक नाम था, अलाउद्दीन का वास्तविक नाम अली गुरसैयब था, अली गुरसब था। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा मेरे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। अलाउद्दीन का जो वास्तविक नाम था वो अली गुरसब था। ठीक। और इसने दिल्ली में बलबन के लाल महल में अपना राज अभिषेक करवाया था। तो कभी भी पूछा गया कि दिल्ली में लाल महल का निर्माण किसने करवाया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बलबन ने। तो दिल्ली में बलबन के लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज अभिषेक करवाया था। और ये दिल्ली का सुल्तान बनने के पहले मालवा का सूबेदार था। ठीक है, मालवा का सूबेदार था। कहीं कहीं किताबों में आपको इलाहाबाद और कड़ा भी मिलेगा। ये इलाहाबाद और कड़ा की सूबेदारी इसे बाद में मिली थी, जब ये देवगिरी पर आक्रमण करके इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र में आ गया था। तो इसका असली नाम जो था अली गुरसब था। और इसने अपना जो मतलब राजाभिषेक है वो दिल्ली में बलबन के लाल किले में करवाया। और उसके साथ साथ ये दिल्ली का सुल्तान बनने के पहले मालवा का सूबेदार था। लेकिन सुल्तान बनने के बाद इसका जो सर्वप्रथम सैन्य अभियान था वो 1296 में गुजरात पर था। ठीक है, जहां से इसने मलिक काफूर नामक एक हिजड़े को खरीदा था। और इसने मलिक काफूर नामक हिजड़े को 1000 दिनार में सोने के सिक्के 1000 दिनार में खरीदा था। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। और यही नहीं, मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन का सेनापति भी था। तो हमने क्या कहा कि शासक बनने के बाद अलाउद्दीन का जो सर्वप्रथम सैन्य अभियान था वो 1296 में गुजरात पर था, जहां से इसने 1000 दिनार में मलिक काफूर नामक एक हिजड़े को खरीदा था। और इस मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। और यही नहीं, जो मलिक काफूर था ये अलाउद्दीन का सेनापति भी था। क्योंकि दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जितने भी सैन्य अभियान हुए वो करने वाला जो था वो मलिक काफूर था। याद रखिएगा, कभी भी आपको पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत के समस्त सैन्य अभियान किसके द्वारा किए गए, तो आपका आंसर हो जाएगा मलिक काफूर के द्वारा किए गए। लेकिन अलाउद्दीन का जो सर्वप्रसिद्ध अभियान था वो 1303 में कहां पर था? चित्तौड़ पर था। और 1303 में चित्तौड़ पर था किसके लिए? रानी पद्मावती के लिए था। और इसी अभियान में रानी पद्मावती ने कौन सी प्रथा की थी? जौहर प्रथा किया था। मतलब जौहर प्रथा मतलब कि जब इनके पति लोग युद्ध पे जाते थे और इनको ये लगता था कि अब ये युद्ध हार जाएंगे और वापस लौट के नहीं आएंगे, तो पति के जीवित रहते ही जब आग में
खुद को आगदाह कर लेना, मतलब अग्निदाह कर लेना, कि जौहर प्रथा कहलाया। जैसे सती प्रथा क्या है कि पति के मरने के बाद उनकी पत्नियां आग में बैठ जाती थी, तो जौहर प्रथा क्या था कि जब पति लोग युद्ध पे गए हैं, इन्हें लग रहा है कि इनके पति वापस नहीं आएंगे, तो उसी समय क्या होता था कि ये लोग आग में खुद को जला लेते थे, जिसे जौहर प्रथा कहा गया। देखिए दोस्त, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और क्योंकि फिर मैं अगले अगले पेज पे चलूंगा। रीजन क्या है कि थोड़ा बोर्ड छोटा है, इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब जो पद्मावती पिक्चर बनी है वो मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक पुस्तक की रचना की, उसमें ये जानकारी है। और मोहम्मद जायसी जो थे वो थे शेरशाह सूरी के शासनकाल में, मतलब 1540 के आसपास। और ये 1200 या 1303 की बात हो रही, मतलब 250 साल बाद समथिंग मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक पुस्तक की रचना की। लेकिन चित्तौड़ पर अभियान के दौरान अलाउद्दीन के साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति मौजूद था, और वो कोई और नहीं अलाउद्दीन का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहता है कि अलाउद्दीन ने पद्मावती के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं किया, पद्मावती सेकेंडरी मैटर थी। अमीर खुसरो ने चित्तौड़ के किले की तारीफ में कहा कि चित्तौड़ का जो किला था वो 7 स्वर्गों से भी ज्यादा खूबसूरत था। ठीक है, समझिएगा, 7 स्वर्गों को मिला दिया जाए तो उससे भी जो सबसे ज्यादा खूबसूरत किला था वो चित्तौड़ का किला था। अगर अलाउद्दीन ने पद्मावती के लिए आक्रमण किया था तो पद्मावती जब मर गई तो फिर अलाउद्दीन को वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। उसके बाद भी अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीता, और चित्तौड़ को जीतने के बाद उसका नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। तो देखिए, उस चीज को यहां समझा रहा हूं। मैंने क्या कहा कि चित्तौड़ पर अभियान के दौरान, ठीक है, अलाउद्दीन के साथ कौन मौजूद था? अमीर खुसरो मौजूद था। ठीक है, और अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन का क्या था? दरबारी कवि था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का क्या था? दरबारी कवि था। और पद्मावत नामक पुस्तक की रचना, पद्मावत नामक पुस्तक की रचना मोहम्मद जायसी ने की है। किसने किया है? मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक पुस्तक की रचना की है। और किसके शासनकाल में की है? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में की है। सॉरी, मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक पुस्तक की रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में की है। ठीक है, जिसको आधार बनाकर पद्मावत नामक पिक्चर बनाई गई थी, मूवी बनाई गई थी। तो चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। याद रखिएगा। अमीर खुसरो की खास बातें बताता हूं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि तो था ही, इसके साथ साथ इसको तूते हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूते हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत का तोता। यही नहीं, भारत में खड़ी बोली का जो जनक भी माना जाता है, खड़ी बोली का जो जनक माना जाता है, वो किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। इसके साथ साथ इसने सितार का भी आविष्कार किया था। ठीक, सितार होता है बजाने वाला यंत्र, सितार का भी आविष्कार करने वाला कौन था? अमीर खुसरो। एक बात और बताते हैं, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में निवास करने वाला, 8 सुल्तानों के, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में निवास करने वाला जो था वो अमीर खुसरो था। और अमीर खुसरो भले सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में था, और इसकी शुरुआत होती है बलबन के शासनकाल से, लेकिन इसको पहली बार जो दरबारी कवि का पद मिला था वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मिला था। हमेशा याद रखिएगा, कभी पूछा गया कि अमीर खुसरो को प्रथम बार, ठीक है, दरबारी कवि का पद किसके शासनकाल में मिला, तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। हमने क्या कहा? सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में, सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में निवास करने वाला जो था वो था अमीर खुसरो, जिसकी शुरुआत
बलबन के शासनकाल से होती है और अंत जो होता है वो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में होता है। ठीक, मतलब इसके शासन की शुरुआत, मतलब इसका जो रेन, मतलब रेन कह रहा हूं, इसका जो रीजन, मतलब इसका समय काल चालू होता है वो बलबन के शासनकाल से होता है और अंत गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में होता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक कंट्राडिक्शन आता है निजामुद्दीन औलिया का। वो भी सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में थे, लेकिन वो सूफी संत थे। कभी पूछा जाएगा, बताएंगे अभी गयासुद्दीन तुगलक में आपको उनके बारे में, कभी पूछा गया कि वह सूफी संत कौन था जो सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में था, तो आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। लेकिन आपसे पूछा गया कि वह दरबारी कवि कौन था जो सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में था, तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। लेकिन मान लीजिए ऐसे सीधा लाइन में सवाल आ गया कि सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में निम्न में से कौन से व्यक्ति निवास करते थे, ऑप्शन में निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो दोनों रहा, तो आपका आंसर अमीर खुसरो होगा, ना कि निजामुद्दीन औलिया होगा। ठीक है, और इन्होंने नूर सिपेहर नामक पुस्तक की रचना की है। कहीं कहीं पर नूह सिपेहर भी मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। अमीर खुसरो ने नूर सिपेहर नामक पुस्तक की रचना की है, जिसमें भारत के वनस्पति और फूलों के बारे में बताया गया है, इसके साथ साथ चित्तौड़ के अभियान के बारे में बताया गया। तो कभी पूछा गया कि अलाउद्दीन की चित्तौड़ अभियान के दौरान या चित्तौड़ का अभियान का प्रत्यक्षदर्शी कौन था, तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, जैसे 1857 के थे मिर्जा गालिब। अमीर खुसरो के साथ साथ अलाउद्दीन के दरबार में एक और व्यक्ति निवास करता था, उसका नाम था अमीर हसन देहलवी। क्या नाम था? अमीर हसन देहलवी। प्रश्न संग्रह देखे होंगे तो उसमें रहा होगा, जिसे भारत का सादी कहा गया। ठीक है, अमीर हसन देहलवी भी जो थे, हो सकता है पूछ लिया जाए, अमीर हसन देहलवी जो थे ये भी अलाउद्दीन के दरबार में थे, जिनको भारत का सादी कहा गया, और इन्होंने फवाद उल फवाद नामक पुस्तक की रचना की है। किस पुस्तक की रचना की है? फवाद उल फवाद नामक। और अमीर खुसरो ने किस पुस्तक की रचना की है? नूर सिपेहर की। तो इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके साथ साथ दक्षिण भारत पर जितने भी सैन्य अभियान हुए वो अलाउद्दीन के सेनापति अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने किया था। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि अलाउद्दीन के शासनकाल में दक्षिण भारत पर जो भी सैन्य अभियान हुआ वो करने वाला अलाउद्दीन का सेनापति था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर था। और मलिक काफूर का सर्वप्रसिद्ध सैन्य अभियान तेलंगाना पर था, जहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। तो मैंने क्या कहा कि मलिक काफूर का सर्वप्रसिद्ध सैन्य अभियान तेलंगाना पर था, जहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। अब देखिए कोहिनूर हीरा आ गया ना आपकी लाइन में, कोहिनूर हीरा आ गया। अब मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा मिला तो जाहिर सी बात है कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को मिला। तो कोहिनूर हीरे की जो शुरुआत है वो यहीं से हो जाती है। और यही नहीं, मेरी बात समझिए दोस्तों, और यही नहीं, कोहिनूर हीरा बहुत ही खास बातें हैं इसकी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो मैं प्रश्न संग्रह या उसमें नहीं बताया था, क्योंकि कुछ चीजें बैच के लिए भी तो रहते, नहीं तो फिर फायदा क्या होगा आपका। कोहिनूर हीरा, डीआरडीओ में सवाल था कि कोहिनूर हीरे का क्रम बताइए। क्रम मतलब कि वो पहले किस देश में था, फिर किस देश में गया, फिर किस देश में गया। तो कोहिनूर हीरे का छोटा सा इतिहास मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और कभी पूछा गया कि कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत में किसके पास था, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी के पास। कौन दिया था? प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को दिया था, और मलिक काफूर ने किसको दिया था? एकदम सही, अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन कोहिनूर हीरा मिला कहां था, ये सबसे बड़ा मुद्दा है।
तो कोहिनूर हीरे की शुरुआत करते हैं यहां से। कोहिनूर हीरा जो था वो आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से मिला था, याद रखिएगा। कोहिनूर हीरा जो था वो आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से मिला था। और कोहिनूर हीरा सर्वप्रथम काकतीय वंश के शासकों को मिला था। किसको मिला था? काकतीय वंश के शासकों को। अगर आप रुद्रमा देवी मूवी देखे होंगे, अल्लू अर्जुन और अनुष्का शेट्टी वाली जो थी रुद्रमा देवी, उसमें अल्लू अर्जुन काकतीय वंश का था। उस मूवी को देखे होंगे, उसमें थोड़ा सा कोहिनूर हीरा का संक्षिप्त रूप डाला गया था। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खान से मिला था और यह हीरा सर्वप्रथम काकतीय वंश को मिला था। उसके बाद जब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो विक्रमजीत सिंह ने, समझिएगा, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो विक्रमजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किसको दिया था? हुमायूं को दिया था। तो अब दिल्ली सल्तनत से किसमें चला गया? ये ग्वालियर के राजा के पास गया था, विक्रमजीत सिंह के पास। उसके बाद किसके पास चला गया? हुमायूं, मतलब मुगल वंश में। शाहजहां ने कोहिनूर हीरे को अपने तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन के नाम से भी जानते हैं, तो शाहजहां ने कोहिनूर हीरे को अपने तख्ते ताउस अर्थात मयूर सिंहासन में जड़वाया था। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में पर्सिया का शासक नादिर शाह, ठीक है, उसने भारत पर आक्रमण किया था, जिसको ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, उसी प्रकार ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि पर्सिया का शासक था कौन? नादिर शाह। और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और अपने साथ मयूर सिंहासन पर्सिया ले गया। तो अपने साथ मयूर सिंहासन पर्सिया ले गया, तो कहने का मतलब यह है कि अपने साथ वो कोहिनूर हीरा पर्सिया ले गया। उसके बाद हमारे एक सिख थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने पर्सिया पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा ये भारत लाए। लेकिन जब संधि हो जाती है 1846 में सिखों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, ये कहा गया कि सतलज नदी के इधर, मतलब सतलज नदी के, पाकिस्तान और बाद में सतलज नदी है तो पाकिस्तान के क्षेत्र में रणजीत सिंह को रहना था, वो भारत क्षेत्र में नहीं आ सकते थे। तो इस संधि के तहत क्या हुआ था कि रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को देना पड़ा और 1877 में कोहिनूर हीरा रानी विक्टोरिया के मुकुट में जड़कर कहां भेज दिया गया? ब्रिटेन भेज दिया गया। तो कोहिनूर हीरे का जो क्रम था भारत में, वो था पहले कौन सा? अगर वंश की बात करें तो काकतीय वंश, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल वंश, फिर नादिर शाह, फिर रणजीत सिंह, फिर अंग्रेज। लेकिन अगर देश की बात करें तो पहले भारत में था, फिर पर्सिया में था, फिर भारत में आया और फिर उसके बाद कहां चला गया? ब्रिटेन चला गया। यह है कोहिनूर हीरे का क्रम और कहानी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, अलाउद्दीन की सबसे प्रसिद्ध नीति थी बाजार प्रणाली। क्या थी? बाजार प्रणाली। अलाउद्दीन ने बाजार को 4 भागों में बांटा था। ठीक है, समझिएगा। मंडी और गल्ला मंडी, मतलब जहां सब्जी और राशन वोसन मिलते हैं, 4 भागों में बांटा था। पहला था मंडी और गल्ला मंडी। दूसरा था दास और मवेशियों का बाजार, जहां पर दास और मवेशी बिकते थे। तीसरा था सराय अदल। सराय अदल जो था, इस सराय अदल एक न्याय का स्थान था। ठीक है, सराय अदल पर न्याय का स्थान जो होता है उसे सराय अदल कहा जाता है। सराय अदल में कपड़ा, मिठाइयां, जूता, चप्पल, बर्तन इत्यादि चीजें जो बिकती थी वो सराय अदल बिकती थी। मैंने क्या कहा? कपड़ा, मिठाई,
जूता, चप्पल, पान, सुपारी, बर्तन इत्यादि जो चीजें मिलती थी, रोटियां, ये सब जो चीजें मिलती थी वो कहां मिलती थी? सरायदल में। और चौथा बाजार था सामान्य बाजार। सामान्य बाजार पर अलाउद्दीन का स्वयं नियंत्रण था। यहां पर भारत के साथ साथ विदेशों के भी माल आते थे। यहां पर चीनी, घी, दिए में डालने वाला तेल, ये सब इत्यादि चीजें जो है वो सामान्य बाजार में मिलती हैं। जैसे आज डेट में बिग बाजार है, आप फ्लोर डिवाइड होता है, कहीं पर सब्जी मिलती है, कहीं पर ग्रोसरी मतलब सॉरी कहीं सब्जी मिलती है, कहीं पर सर्फ वगैरह की दुकान रहती है, कहीं पर किचन की दुकान रहती है, कहीं पर कपड़े की दुकान रहती है, कहीं पर बर्तन की दुकान रहती है। तो बिग बाजार में जैसे अलग अलग सेगमेंट्स बांटे गए हैं, उसी प्रकार इसने अपने साम्राज्य में पूरे बाजार को अलग अलग सेगमेंट्स में बांट दिया था। तो जिसमें मंडी थी, गल्ला मंडी थी, ठीक है, दास और मवेशियों का बाजार था, सराय अदल था जहां कपड़ा, मिठाई, जूता, चप्पल, पान, सुपारी, बर्तन इत्यादि मिलते थे, और सामान्य बाजार था जहां पर चीनी, घी, दिए में डालने वाला तेल मिलता था। और बाजारों की देखरेख के लिए, ठीक है, इसने दीवाने मुस्तक राज नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। किसकी? दीवाने मुस्तक राज। बाजारों की देखरेख के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तक राज नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, ठीक है, जो कि नापतोल प्रणाली का जांच करता था। नापतोल प्रणाली मतलब क्या है कि जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर समझ लीजिए। जैसे गांव में अगर हमारे बाबा लोग जब पहले राशन या गेहूं और चावल बेचते थे तो जो बाट होता था उस बाट को पलट के देखते थे कहीं कि उसमें कोई घपला तो नहीं किया है। और आज की डेट में भी मार्केटिंग इंस्पेक्टर होते हैं। तो सेम चीज था दीवाने मुस्तक राज का। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, इसने प्रशासनिक सुधार के लिए सैनिकों में हुलिया प्रथा, सैनिकों में हुलिया प्रथा और घोड़ों में दाग प्रथा का प्रचलन किया था। समझाते हैं, ठीक है। इसका ये कहना था कि जैसे मान लीजिए पहले के सैनिक जो युद्ध करने जाते हैं तो वो क्या होता था, कभी कभार भाग जाते थे और उनके घर वाले आकर राजस्व से मुआवजा लेते थे। उसके बाद शहर के बाहर जाकर या साम्राज्य के बाहर जाकर आराम से जीवन यापन करते थे। तो इसने कहा अब ऐसा नहीं होगा, अब जो भी सैनिक युद्ध करने जाएंगे उनका नाम लिखा रहेगा। हुलिया माने होता है शकल, उनका नाम लिखा रहेगा, वो युद्ध में मर रहे हैं कि जिंदा हो रहे हैं ये चीजें वहीं से पता चल जाएंगी। दाग प्रथा इसलिए था, कुछ किताबें कहती हैं कि यह उच्च नस्ल के घोड़ों को दागता था। जैसे आर्मी उर्मी में जो घोड़े पुलिस में देखो पीछे नंबर लिखा रहता है, तो कहता था कि ये उच्च नस्ल के घोड़ों की दागने की प्रथा है। कुछ किताबें लिखती है, पर ये मेरे हिसाब से गलत है। इसका ये मानना था कि जब हम कहीं युद्ध करने जाते थे तो वहां से जब हम घोड़े जीत कर आते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता कि कितने हमारे घोड़े हैं और कितने घोड़े हम जीते हुए हैं। तो इसीलिए अगर इसके घोड़े दागे रहेंगे और जो युद्ध में ये घोड़ा पाएगा वो दागे नहीं रहेंगे तो ये जान जाएगा आसानी से कि कितने इसके घोड़े हैं और कितना घोड़ा ये जीत कर लाया है। और यही नहीं, सर्वप्रथम सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत करने वाला, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ही था। याद रखिएगा, सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। और उसके साथ साथ पहली बार राशनिंग व्यवस्था, राशनिंग मतलब होता है कैंटीन, ठीक है, राशनिंग व्यवस्था करने वाला भी जो सर्वप्रथम शासक था इनके लिए, सैनिकों के लिए, वो भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। क्योंकि ये अपने प्रशासन को लेकर बहुत सीरियस था, इसीलिए इसने अपने प्रशासन में खलीफा के हस्तक्षेप को नकार दिया था। खलीफा जो तुर्क सरदारों के समूह होते थे, मैंने बताया लास्ट क्लास में, इसने कहा कि जो खलीफा होते हैं उनको ये कोई हक नहीं बनता है कि वो हमारे मतलब हमारे प्रशासन में हस्तक्षेप करें, वो हमें बताएं कि क्या करना है कि क्या नहीं करना है। इसीलिए खलीफा के हस्तक्षेप को इसने अपने प्रशासन में क्या कर दिया था, उनके हस्तक्षेप को नकार दिया था। सबसे पहली बार भूमि पैमाइश करके राजस्व वसूलने की जो शुरुआत करने वाला था वो था अलाउद्दीन खिलजी। और इसने भूमि पैमाइश के लिए बिस्वा नामक प्रणाली चालू की थी, ठीक है।
एक मतलब 20 बिस्सा बराबर 1 बीघा होता है। ठीक है, बिस्सा मतलब हो गया कहीं कहीं पर अब 1325 स्क्वायर फीट होता है, कहीं कहीं पर 1275 स्क्वायर फीट होता है, अलग अलग जगह अलग अलग डायमेंशन है। तो बिस्वा प्रणाली के द्वारा ये राजस्व वसूलने का काम किया और इसका जो राजस्व कर था वो था 50% था। कितना था? 50%। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि भूमि पैमाइश के लिए बिस्वा प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जिसने भूमि पैमाइश के लिए किसकी शुरुआत की थी? बिस्वा प्रणाली के लिए। इसके साथ साथ इसने कई सारे कर लगाए थे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, और यही नहीं, इसने भू राजस्व वसूलने के लिए चौधरी भू राजस्व वसूलने के लिए चौधरी, मुकद्दम और खुत नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ठीक है, ये चौधरी वाला सवाल उससे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, तो आप कहिएगा चौधरी। अगर चौधरी ऑप्शन में नहीं रहा तो आंसर हो जाएगा मुकद्दम, मुकद्दम नहीं रहा आंसर तो आंसर हो जाएगा खुद। ठीक है, ये अधिकारी की इसने नियुक्ति की थी। इसने कई सारे कर लगाए थे, जैसे कि जजिया कर। जजिया कर मैंने ऑलरेडी मोहम्मद बिन कासिम में आपको समझा दिया है। दूसरा था जकात। जकात जो था यह मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। और याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी सर्वप्रथम सुल्तान था जिसने मुसलमानों से भी कर लिया था। ठीक, कभी भी आपसे पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का सर्वप्रथम सुल्तान कौन था जिसने मुसलमानों से कर लिया, तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सर्वप्रथम सुल्तान था जिसने मुसलमानों से भी क्या लिया? कर लिया। तीसरा था जकात, सॉरी जकात हो गया। तीसरा था खम्स। खम्स क्या था? लूट का माल था। क्या था? लूट का माल। बात क्या है बात क्या है कि अलाउद्दीन के पहले जो भी शासक थे, जो सैनिक लोग लूट के आते थे, वो 80% सैनिकों में बंटता था। ठीक, और 20% राजकोष में जाता था। अलाउद्दीन ने कहा कि जब मैं आपको नगद वेतन, मतलब जब मैं सैनिकों को नगद वेतन दे रहा हूं तो उनको लूट के माल से क्या मतलब है। इसीलिए उसने क्या किया, इस चीज को रिवर्स कर दिया। इसके शासनकाल में जो खम्स था वो 80% राजकोष में जाने लगा और जो 20% था वो सैनिकों में बंटने लगा। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में खम्स का 80% राजकोष में गया, तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। उसके साथ इसने कर लगाया था खराज। खराज जो था ये भू राजस्व कर था। कौन सा कर था? भू राजस्व कर था, जो कि हिंदुओं से लिया जाता था। ठीक, और उसके साथ साथ इसने कर लगाए थे अस्र कर। ये भी भू राजस्व कर था जो कि मुसलमानों से लिया जाता था। खराज भू राजस्व कर जो हिंदुओं से लिया जाता था, अस्र भू राजस्व कर जो किससे लिया जाता था? मुसलमानों से। इसके साथ साथ इसने दो और कर लगाए थे। घरी कर, जिसे गृह कर के नाम से जानते हैं। इसका कहना था कि साम्राज्य में जो भी घर है वो इस साम्राज्य की जमीन पर है, राजा की जमीन पर है, तो आप रह रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आज की डेट में आप अगर हवा भी ले रहे हैं तो आपको एयर टैक्स भी देना पड़ता है, और जब भी सरकार चाहे वो आपकी जमीन को ले सकती है। हाउस टैक्स आज भी दिया जाता है। जैसे पापा उपा का हमारे क्या है कि रेलवे में तो उनका वो आता है, पे स्लिप आता है, तो पे स्लिप में लिया रखा था हाउस टैक्स, लाइट टैक्स, एयर टैक्स, वाटर टैक्स, सब टैक्स देना पड़ता है। क्योंकि ये जो जमीन है ये देश की है, आप इस पे रह रहे हैं, देश आपको ये आश्रय दिया है, इसलिए आपको कर देना पड़ेगा। उसके साथ साथ इसने चरी कर लगाया था। चरी कर जो था ये दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाता था। ठीक है, मतलब दुधारू पशु मतलब ऐसे पशु जो दूध देते हैं, उनके जो मालिक थे, जो साम्राज्य में दूध वगैरह बेचते थे, उनसे भी कर लिया जाता था। और ये दोनों बहुत प्रचलित सवाल है कि घरी और चरी नामक कर किसने लगाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। तो ये इसके कुछ कर हैं, इनका जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको जरूर लिख लीजिएगा।
इसके साथ साथ मंगोलों से बचने के लिए इसने दिल्ली में सिरी नामक शहर की स्थापना की थी। कभी भी आपसे पूछा गया कि दिल्ली में सिरी नामक शहर की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्यों किया? मंगोलों से बचने के लिए। उसके साथ साथ इसने कुतुब मीनार के सामने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया है। यह भी बहुत प्रचलित सवाल है, ठीक है, अभी लोअर पीसीएस में आया था कि अलाई दरवाजा कहां है, तो दिल्ली के मेहरौली में है। तो कुतुब मीनार के सामने इसने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। उसके साथ साथ निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के बगल में इसने जमायत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, जामा मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर लोग एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं। तो दिल्ली में है। देखिए, अलाई दरवाजा भी दिल्ली में है क्योंकि कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। सिरी नामक शहर भी कहाँ है? दिल्ली में। और जमायत खाना मस्जिद भी कहां पर है? दिल्ली में। तो इसने दिल्ली में कुतुब मीनार के सामने अलाई दरवाजा और निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के बगल में जमायत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। और जलोधर नामक बीमारी से अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई थी। और अलाउद्दीन के बाद जो खिलजी वंश का शासक बनता है वो था मुबारक शाह खिलजी। कौन था? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी की खास बात क्या है कि यह दिल्ली सल्तनत का सर्वप्रथम सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। मतलब ये खलीफा के अस्तित्व को नहीं मानता था। ये सवाल बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि निम्न में से वह कौन सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा कहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। और ये थोड़ा दिमाग से पैदल भी था क्योंकि ये बिना वस्त्र के अपने साम्राज्य में इधर उधर दौड़ता रहता था। तो लेकिन खलीफा मतलब तुर्क सरदारों के अस्तित्व को नकारने वाला सर्वप्रथम जो सुल्तान था वो था मुबारक शाह खिलजी। या खुद को खलीफा घोषित करने वाला भी जो सबसे पहला सुल्तान था वो भी कौन था? मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर में ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया है। तो कभी पूछा गया कि भरतपुर में ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। और खिलजी वंश का जो आखिरी शासक था वो था खुसरो शाह, जिसकी हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने करके किस वंश की स्थापना की थी? तुगलक वंश की। ये बस इसके लिए यही याद रखिएगा, ठीक है, कि मुबारक शाह खिलजी पूछा जाएगा निम्न में से वह कौन सा सुल्तान था जो खुद को खलीफा घोषित कर दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए, आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, ठीक है। अगली क्लास में हम तुगलक वंश पढ़ेंगे। और अगर मैं आज 2 बजे क्लास नहीं दे पाऊंगा उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, ठीक है। फिर मैं शाम को दे दूंगा क्लास 6 बजे या 7-8 बजे, क्योंकि कुछ काम है आज। बाकी सेहत का ध्यान रखिएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों का डाटा बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा हूँ और आप लोगों को बर्डन दे रहा हूँ। बर्डन कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है। आराम से पढ़िए। आप एक ही दिन में क्यों पढ़ रहे हैं? आप होली तक पढ़िए, ठीक है। और सेहत का ध्यान रखिए। मैं पहले भी एफर्ट कर रहा था पर बहुत बड़ा होता है इतिहास। इतिहास कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है दोस्त, इतिहास बहुत बड़ा है, ठीक है। आप खुद देखेंगे तो इतिहास बहुत ज्यादा ही बड़ा है। तो खैर कोई बात नहीं, जिनको बुरा लग रहा है मैं क्या कर सकता हूँ, क्षमा चाहता हूँ उनसे। बाकी जो मेरे साथ है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेहत का ध्यान रखिएगा। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। अगर आज क्लास आई तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, 2 बजे या 6 बजे। नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है। सेहत का ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो और खाना टाइम से खाएगा। हम फिर मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।